आज का ये पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत खास है। आज हम ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत कर रहे हैं जिनका जीवन साहस, सेवा और इंसानियत की मिसाल है। पद्मश्री से सम्मानित सूरत के आदरणीय कन्नू भाई टेलर जी ने शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद समाज के लिए एक अद्भुत कार्य किया है। खुद पक्षाघात से प्रभावित होने के बाद भी उन्होंने दिव्यांगजनों के जीवन में आशा, आत्मविश्वास और सम्मान भरने का कार्य किया है। उनका जीवन हमें ये सिखाती है कि सच्ची ताकत शरीर से नहीं बल्कि मन और संकल्प से आती है। आज उनका हमारे साथ होना हमारे लिए बड़े गर्व और सीख का विषय है। मैं सर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे शो पे आपने एक्सेप्ट किया वो ऑफ़र, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आपसे कुछ चीज़ें समझनी हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके पर्सनल जर्नी से। आप अपने बारे में पहले थोड़ा सा बताएं। श्रीकांत भाई, आपका यूट्यूब चैनल को सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और सभी का मैं आशीर्वाद मांगता हूं। आपने सवाल ऐसा पूछ लिया है कि मैं सोच में पड़ गया। मेरा 56 में मेरा बर्थ हुआ था। ये सूरत के पास एक मगदल्ला गांव थे। वहाँ मेरी मम्मी यहाँ डिलीवरी कराने के लिए पीयर में आई थी। फिर मेरे पापा यहाँ आणंद के पास खेड़े ज़िले में अड़ास गांव है, वो टाइम खाली 500-600 आदमी की बस्ती थी। फिर मेरे पापा मेरी मम्मी को और मुझे लेके गांव गए। तो 8 महीना का मैं हुआ तब मुझे बुखार आया। तो पहले तो मेरी मम्मी ने और मेरे दादा ने, पापा ने बोला कि आप पीछी लगाना पड़ेगा, कोई मौलवी को बुला के पीछी लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। पीछी क्या होता है पहले? पीछी होती है कि वो हाथ में कोई डंडी रखता है। हाँ। और मुसलमान के जो गुरु होते हैं मौलवी, ये आते हैं मेरे सामने बैठते हैं और मेरे को फूंक मारते हैं, रुमाल से हलाते हैं और लगाता है कि तेरे को ठीक हो जाएगा। ये सब कराया, लगभग 1 महीना तक कुछ हुआ नहीं। फिर कोई माता जी के बुआ के पास ले गया तो बुआ ने खाली ढूंढ के बताया मेरी माँ को कि यहाँ आकाश में से रथ जा रहा था, वो रथ तेरे बेटे के ऊपर घूम गया है, इसके लिए उनका दोनों पाँव चला गया है। तो ऐसे करके सबको बताया। 3 साल हो गया ये विधि करने से। 3 साल तक वो डॉक्टर के पास नहीं गया। बीच में एक डॉक्टर गांव का आया, गामड़िया, तो उसने इंजेक्शन लगा दिया। तो मेरा ताव तो बिल्कुल बुखार उतर गया और साथ साथ मेरा दोनों पाँव भी लेके चला गया। मेरे को दोनों पाँव से पोलियो हो गया। ये बात मालूम पड़ी नहीं। फिर 3 साल का हुआ मैं, तो ये लोगों को लगा कि यार उसको कुछ अच्छे डॉक्टर को बताना चाहिए। तो मेरे पापा तो बहुत गरीब थे आदमी थे, टेलरिंग काम करते थे, रोज़ का 100 रुपया की इनकम भी नहीं थी। और मेरे 2 भाई थी, एक बहन थी, मेरा पापा था, मम्मी थी, दादा था। ये सबका खर्च मेरे पापा पर करना पड़ता था, ये निकालते थे। बहुत दुखी थे मेरे पापा कि सबका लड़का चलता है तो मेरा लड़का क्यों नहीं चलता है। मैं प्रथम संतान था, उसके लिए उनको सबको बहुत दुख होता था। फिर मुझे आनंद ले गए तो मिशन हॉस्पिटल में ले गए। मिशन हॉस्पिटल में डॉक्टर सिविल सर्जन ने चेक किया। उसने पूछा कि आपका बेटा को कुछ बुखार आया था? तो मेरी मम्मी ने बोला हाँ बुखार आया था। तो बोले क्या किया? तो उसके पहले हमने पीछी मरवाई, उनके बाद मंदिर में ले गए बुआ के पास। बाद में एक डॉक्टर गांव का आया, कोई कंपाउंडर डॉक्टर, उसने उसको इंजेक्शन लगा दिया तो उनका बुखार तो उतर गया, पर दोनों पाँव लेके चला गया। ये जिंदगी में मैं वहाँ घसरता 9 साल का हुआ तब मेरा दादा ने और मेरे पिताजी ने, तो बहुत गरीब थे, तो बोले उसको पढ़ाना चाहिए। गांव के लोग कहते थे कि बेचारा हसमुख का लड़का इतना अच्छा है तो भी ये विकलांग है। तो कोई लोग बोलते हैं कि भगवान का श्राप होएगा, कोई लोग बोलते हैं कि उसको रथ उसके पर चला गया है। ये गांव में हो रहा था? ये सब गांव में सब पिक्चर हो रहा था। और फिर मैं घसड़ के कुत्ता जैसा चलता था। गांव से मेरी स्कूल 1 किलोमीटर दूर थी, तो मैं घसड़ के जाता था। तो कुत्ते लोग मेरे को भसते थे कि नया कुत्ता कहाँ से आ गया। गांव से मैं स्कूल जाता था, स्कूल में मैं कहीं कुछ दिन खा लेता था तो वहाँ मुझे
क्लास में टॉयलेट हो जाती थी। फिर मेरी माँ आती थी तब तक मैं कोना में बैठ रहता था, वो साफ करते थे। फिर माँ रोती थी मुझे ये देख कर कि सबका बच्चा अच्छा है, मेरा बेटा ही भगवान ने क्यों ऐसा किया। मैंने कौन सा पाप किया था कि मेरे घर में ऐसा, मेरे पेट पे ऐसा बच्चा आया। मेरा देखकर मैं भी बहुत रोता था। फिर मैंने कहा कि पढ़ना पड़ेगा ना। 9 साल की उम्र में तो मुझे कुछ बहुत नॉलेज नहीं था। गांव के बच्चे लोग बोलते मुझे लंगड़ा 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 करके बुलाते थे, हंसते थे। मेरे पीछे कुत्ता भौंकते थे। मैं हाथ में पत्थर लेके चलता था, कुत्ता मेरे पास आता था तो मैं कुत्ते को पत्थर मार देता था। इतनी गरीब परिस्थिति थी मेरे माँ बाप की कि ये मुझे साइकिल कुछ दे नहीं पाते थे। मैं मांगूँ तो भी ये मुझे आश्वासन देते थे कि हम लाएंगे बेटा, हम लाएंगे। मैंने कुछ कभी बोला नहीं, शिकायत नहीं किया। ऐसे करते मैं 9वां दौर तक पढ़ने लगा। 9th में आया तो मैंने वो टाइम नींद की गोलियाँ एक साथ 8-10 ले ली 12 बजे। नींद की गोलियां ले ली हाँ, आपने? नींद की गोलियाँ। तब तो मैं 9 में आया था, तब तो मैं बहुत बड़ा ही हो गया था। सब लोग मेरे से बात करते थे। मैं जीवन से कंटाल गया था। कितना घसड़ कर मैं जाता था, मेरे पाँव में, घुटन में मेरे को लोही निकलता था, वो पाँव में मेरा घसड़ जाता था। और परिस्थिति इतनी गरीब थी तो मैंने सोचा कि अभी मेरे को ज़िंदगी जीने का ही नहीं है। तो नींद की गोली मैंने 9वें दौर में ले ली, बट लगभग 12 बजे मैंने ले लिया। तो दूसरे दिन 1-2 बजे उठा। मेरी माँ और सब लोग सोचा कि कनू मर गया। वो लोग मेरे को देखकर रोते थे। फिर मैं 2 बजे मेरी आँख नींद खुली तो फिर माँ ने मुझे गले लगा लिया और बोला तूने ऐसा क्यों किया कनू। मैंने कहा कि मैं ज़िंदगी से हिम्मत हार गया हूँ। मैं घसड़ के जाता हूँ। बच्चे लोग मुझे लंगड़ा बुलाते हैं, कुत्ते मेरे को भौंकते हैं। ये गांव के लोग मुझे बोलते कितना दयालु, दया के पात्र है। सब बच्चे रिसेस में घर पे जाते हैं तो मैं वहाँ स्कूल में बैठ रहता हूँ। ये परिस्थिति देखकर मैंने सोचा कि मुझे ज़िंदगी जीने का नहीं है, बस मर जाने का है। मैं जब आँख नींद खुली तब मैंने सोच लिया, भगवान के सामने मैंने बोला कि मरने वाले था तो मैं मर जाता, पर तूने मुझे दूसरी ज़िंदगी दिया है तो मुझे ज़िंदगी जीना ही चाहिए। ये संकल्प मैंने कर दिया और मैं 9वां दौर से 10वां दौर में मैंने परीक्षा दिया है SSC बोर्ड की, उसमें पास हो गया। मैं पास हो गया तो लोग, गांव के लोग बोलते थे एक अनु लंगड़ा दौर 10 में भी पास हो गया। देखो लंगड़ा है तो भी इतना होशियार है कि पास हो गया फर्स्ट क्लास। गांव के लोगों ने मेरा हंसी उठाते थे, कोई आशीर्वाद देते थे। मेरी माँ और मेरे पापा मनोमन खुश होते थे। फिर ये लोग ने, मेरे माँ बाप ने सोचा कि हम गांव में कनू को अब आगे तो अड़ा गांव में कोई पढ़ाने का है ही नहीं, हम उसको एक पान का गल्ला करवा देते हैं। तो उसने पान का गल्ले के लिए बोला कि देख तेरा 2 भाई हैं, वो 2 भाई तेरे को सामान ला के देगा, बीड़ी, सिगारेट, पान, ये सब तो चॉकलेट ये बेचना होटला पर बैठ के, और हम आपकी जो ज़रूरत है 2 टाइम खाने का, कपड़ा हम आपको दे देंगे। मैंने बहुत सोचा कि माँ बाप उनकी परिस्थिति के हिसाब से ये बात करते हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मेरे पास 4.5 रुपया था। 4.5 रुपये? 4.5 रुपया। ये 4.5 रुपये मैंने कमाया नहीं था। वो तो कोई गांव के लोग आते थे दिवाली में, तब कोई 4 आना देते। वो टाइम तो 4 आना बहुत होता था, कोई 8 आना। ऐसा करके मैंने बेगा किया होता है, इकट्ठा किया था। मेरे को 4.5 रुपया टिकट से हो गया पैसा। मैं एक दिन सुबह 4.5 रुपया लेके मैं अहमदाबाद जाने के लिए 7 बजे की ट्रेन में बैठा, लोकल ट्रेन में। मैं अहमदाबाद पहुंचा 10 बजे। तो रास्ते नडियाद में मैंने एक लड़की देखी, वो दोनों पाँव से विकलांग थी। तो उनको देखकर मैं सोच में पड़ गया। ये लड़की ने लोगों को बोला कि मुझे मेरी व्हीलचेयर ले दो और मुझे आगे बिठा दो, ट्रेन में बिठा दो, और मेरे को उचक के भी ट्रेन में बिठा दो। तो सब लोगों ने आते उसकी मदद की। तो मैंने ट्रेन में मैंने देखा, देखो ये लड़की भी
अकेली है तो लोगों की मदद से आगे निकल गई। जैसे अहमदाबाद स्टेशन आया, वो लड़की ने फिर से लोगों को मदद मांगी तो लोगों ने उसको मदद देने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने 2-3 आदमी को बोला, भैया मैं चल नहीं सकता हूँ, आप मुझे मदद करो ना। तो 2 आदमी चला गया, तीसरा आदमी आया, उसने मेरे को उतार के ट्रेन में से नीचे बिठाया। मैं ट्रेन में से नीचे बैठ कर घसट कर मैं बाहर तक पहुंचा। मैंने रिक्शा वाले को बुलाया। आपकी उम्र क्या थी उस टाइम? तो वो टाइम में मानो 8 और 8 15-16 साल का था। वो टाइम में 15-16 साल का। जब आप अहमदाबाद के लिए निकले गांव से तो घर पे बताया था कि मैं जा रहा हूँ? मैंने बोला मेरी माँ को कि माँ मैं पान का कल्ला नहीं करूँगा। तो माँ ने मेरे को सवाल किया कि तू करेगा क्या? मैंने कहा मैं आगे पढ़ूँगा। तो बोले कहाँ पढ़ोगे? मैंने कहा मैं अहमदाबाद जाऊँगा, अहमदाबाद जाके पढ़ूँगा। तो माँ ने आशीर्वाद दिया, बोले पैसा है? मैंने कहा 4.5 रुपया मेरे पास है, मैं पहुँच जाऊँगा और भगवान मुझे मदद करेंगे, तू आशीर्वाद दे। तो बोले तू मुझे कैसे भी ले गए वापस? मैंने कहा मैं वैकेशन में तेरे पास आता रहूँगा, माँ तू चिंता मत कर। फिर मैं अहमदाबाद पहुँचा रिक्शा में। सोचा था कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने रिक्शा वाले को पूछा कि मुझे कोई कॉलेज हो वहाँ ले जाओ। तो उसने मेरे को सजानंद आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज आंबावाड़ी वस्त्रापुर में वो रिक्शा वाला ले गया। 1 रुपया उसने ले लिया। मैंने कहा ठीक है, मैं 1 रुपया दे दूँगा। मैं कॉलेज में गया, प्रिंसिपल CL शास्त्री थे। मैंने सब मेरे जीवन की बताया कि ऐसी परिस्थिति में मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरे पास एक 11वां दौर का सर्टिफिकेट है, ये लेके आया हूँ। साहब ने देखा तू पास हुआ है, तू तो 52% है तेरा। मैंने कहा हाँ सर। तो बोले कॉलेज करना चाहते हैं BCom? मैं कहा हाँ सर। मुझे एडमिशन दे दिया। फिर प्रिंसिपल ने बोला देखो अपनी कॉलेज के बाजू में एक अपंग मानव मंडल नाम की एक संस्था है, वहाँ तू जा और उनके जो ट्रस्टी है उसका नाम दिया सुनंदाबेन वोरा। उसने स्कूल बनाई है, उसका स्थापक प्रमुख है कन्हूभाई मेहता। उसका दोनों पाँव नहीं था तो उसने ये स्कूल बनाई है 1 से 7 दौर की दिव्यांगों की। तो मैं गया, CL शास्त्री ने जो एड्रेस दिया था वहाँ सुनंदाबेन मिले। मैंने सुनंदाबेन को बात बताया, मैं यहाँ कॉलेज करने के लिए गांव से आया, मेरा अहमदाबाद में कोई सगा वाला नहीं है, आप मुझे आपकी संस्था में रखो। मैं सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कॉलेज करूँगा और 11 से 5 आपकी स्कूल में मैं एक टीचर की नौकरी करूँगा। टीचर की नौकरी करेंगे? टीचर। तो बोले कितना पगार लोगे? मैंने कहा सिर्फ मेरे को 10 रुपया महीने देना, खाना पीना रहना फ्री में आपको करना। 10 रुपया इसके लिए कि मेरे को टूथब्रश साबुन लाने के लिए चलेगा। वो सेक्रेटरी थी सुनंदाबेन ऑलन चौल थी, तो बहुत खुश हो गई। उसने फटाफट प्रिंसिपल को बोला देखो ये विकलांग लड़का इतना पढ़ के आया गांव से, तो उसको धोरण 4 का टीचर बना दो और तेरे को धोरण 4 का जो 20-25 दिव्यांग है उसको तेरे को पढ़ाने का है। मैंने कहा मैं रोज़ सुबह कॉलेज जाऊंगा और 5 बजे तक मैं स्कूल में रहूंगा, 11 से 5। आप मुझे रूम में सोने का रहने का करवा दो, खाने का करवा दो। बोले सब मिल जाएगा आपको। मुझे लगा कि बहुत अच्छा जीवन की एक तक मिली मुझे। कॉलेज के पहले साल में मैं पास हो गया, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि चलो मैं कॉलेज में पास हो गया, मेरा जीवन भगवान की कृपा से आगे आएगा। मेरी कॉलेज में 3-4 विकलांग लड़के पढ़ते थे। आपके कॉलेज में पढ़ते थे? पढ़ते थे। तो मैं घसड़ के मैं चल सकता था, मैं ओटला पे बैठता था। फिर मेरे को कॉलेज के लड़के लोग मेरे को उठा के क्लास में ले जाते थे। वो टाइम एक मनसुख भाई पटेल करके एक लड़का कॉलेज में आया और पहले दिन से मेरा दोस्त बन गया। वो कॉलेज में ऐसे ही आता था घूमने के लिए, लड़कियों के पास ऐसा था घूमने के लिए वो आता था। फिर मेरे कॉलेज का टाइम उसको मालूम था कि ये टाइम पे मैं आऊँगा कॉलेज में, तो उठा के मुझे रूम में ले जाते थे। फिर छूटने के टाइम वापस आ जाता था, फिर मेरे को ट्राईसाइकिल में बिठा देते थे। ये लड़के ने मेरे को 1 साल इतनी सेवा किया। फिर जैसे मुझे एक दिन सोच में पड़ा कि यूनिवर्सिटी में जो लोग दिव्यांगों के सब ऑर्डिनरी के लिए नॉर्मल बच्चों को लिए
खेल महाकुंभ रखते हैं। खेल महाकुंभ। खेल महाकुंभ। तो मेरे को दिन में हुआ कि सबके लिए होते तो मेरे दिव्यांगों के लिए क्यों नहीं होते। मैं ट्राईसाइकिल लेके अहमदाबाद की लगभग 30-40 कॉलेज थी अहमदाबाद में वो टाइम, सब कॉलेज में गया मैं, सब कॉलेजेस में सब कॉलेज में गया और कितने दिव्यांग ढूंढा। तो वो टाइम मेरे को 60 दिव्यांग बच्चे मिले, 60। मैंने सबको बोला कि अपने खेल महाकुंभ कराना है, आप लोग आएंगे ना? बोले हाँ कन्नू भाई, हम सब लोग आएंगे आपके साथ। और खेल को हमको भी खेलना है, पर कॉलेज वाले हमको चांस नहीं देते। मैंने पूछा क्या क्या खेल सकते थे अपने। बोले भाला फेंक बैठा बैठा कर सकते हैं, घोड़ा फेंक कर सकते हैं, एक जो घोड़ी कैचिस होती है वो कैचिस से दौड़ना होता है। सब मैंने लिख दिया कि ये सब काम लगेगा। फिर प्रिंसिपल को मिला, प्रिंसिपल ने बोला कि कन्नू भाई ये मेरा काम नहीं है, मैं मेरे कॉलेज का चीफ हूँ, दूसरी कॉलेज का मैं चीफ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बोले क्या करूँ? मैंने कहा, बोले आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मिलो। अरे मैंने कहा साला ये कैसे मिलाऊंगा? तो अभी मैंने हिम्मत करके गुजरात यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में, मैं उनके वाइस चांसलर थे के परीख, बहुत अच्छे आदमी थे परीख साहब। परीख साहब को मिला, मैंने बताया, मैंने रिक्वेस्ट किया, सर आप लोग नॉर्मल बच्चों को खिलाते रवाते तो मेरे बच्चों को भी दिव्यांग को अपना हिस्सा करवाओ ना। वो पहले मन में सोच रहा था 15-20 मिनट, कुछ बोला नहीं। फिर मैंने लिस्ट उसको बताया सभी कॉलेज का दिव्यांगों का, और क्या क्या रमत रमोगे ये भी मैंने कहा ट्राईसाइकिल भी दौड़ सकते हैं, व्हीलचेयर भी दौड़ सकते हैं, दिव्यांग बैठे बैठे दौड़ सकते थे, जिसके पास घोड़ी है घोड़ी लेके भी दौड़ सकते हैं, वो भाला फेंक भी कर सकते हैं, वो घोड़ा फेंक भी कर सकते हैं। किसी परी को लगा कि बात तो अच्छा बोल रहा है, कुछ है कन्नू में दम कि ये ऐसी बात कर रहा है। क्योंकि आप सारा होमवर्क करके गए थे ना अपना। मैं होमवर्क करके गया था, मुझे मालूम था कि मैं वाइस चांसलर के पास मैं जाऊँ तो मैं क्या बोलूँ। तो मेरी बात सुन के वो बहुत प्रभावित हो गए, मेरे जीवन के बारे में पूछा कि तू कहाँ से आया है? मैंने कहा ये गांव से आया है। बोले कॉलेज किया? मैंने कहा 1 साल मेरा पूरा हो गया, मैं दूसरे साल में आया हूँ। बोले ठीक है। उसने बोला कब रख, हम तो संडे का टाइम दिया मेरे को। मैंने कहा सर संडे आप जैसे बोले मैं 10 बजे आ जाऊँगा, तेरे कॉलेज के प्रिंसिपल को मैं फ़ोन करता हूँ, वो भी आ जाएगा। सभी कॉलेजों में से प्रिंसिपल को बोलता हूँ कि आप आइए, ये दिव्यांगों की स्पॉट पहली बार हो रही है। वो तारीख नक्की किया संडे की। जैसे तारीख नक्की किया मैं सुबह 9 बजे पहुँच गया यूनिवर्सिटी के कंपाउंड ग्राउंड में। मैं बैठ रहा, 10 बजे एक भी बच्चा नहीं आया। मेरी कॉलेज का 3 ही बच्चे थे, प्रिंसिपल वाइस चांसलर सब आ गए थे। मैंने कहा आएगा सर आएगा। 11 बज गया, कोई नहीं आया। 12 बजे कोई नहीं आया। 1 बजे प्रिंसिपल ने बोले कन्नू भाई ये दिव्यांग लोग नहीं आते, नहीं आएंगे। चलो तुमने हमें मेरी इज्जत खलास कर दिया। मैंने तेरे पर क्यों भरोसा रखा कि तेरे भरोसे से देखा जब मेरे नीचे देखना पड़ता है। आज वाइस चांसलर के सामने मैं क्या बोलूँ, क्योंकि अपनी कॉलेज का तू ही प्रतिनिधि कर रहा था। तूने सब बड़ी बड़ी बात किया था कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा। देख हमने कितना इनाम सब कुछ खाने की व्यवस्था करवाई, आज 100 आदमी का खाना लाया, सब तूने माथे पड़ाया। मैं बहुत शर्मिंदा हो गया, एक भी शब्द उनके सामने नहीं बोला। दूसरे वीक में मैंने सोचा क्या करूं। 1 वीक में डिप्रेशन में आ गया था। फिर मैंने सोचा क्या करूं। फिर सोचा सभी कॉलेजों में जितने बच्चों का नाम था सब उसको जाके डांटूं। फिर मैंने चालू किया डांटने का। तो लोग बोलते हैं कि संडे को एसटी कॉरपोरेशन दिव्यांगों को कम बस में फ्री नहीं देते। जो लोग पढ़ते हैं, जो कॉलेज चलती है, वो कॉलेज के टाइम से बच्चों को बस में कंसेशन देते हैं, बाकी नॉर्मल टाइम में नहीं देते। मैंने कहा ये कैसी बात है। मैंने एसटी कॉरपोरेशन रायपुर में गया और पूछा, तो बोले हमने तो बच्चों को दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए सोम से शनिवार तक ही रखा है कंसेशन, फ्री में हम ले जाते हैं, बाकी संडे को छुट्टी के दिन हम दिव्यांगों को ऐसे घुमाने के लिए नहीं ले जाते। मैंने समझ गया कि ये भी विकलांग लोग एक गाँव से आएंगे तो गरीब लोग हैं,
तो उसका माँ बाप इतना जल्दी पैसा नहीं देगा। मैंने कहा मैं समझ गया। फिर मैंने चिट्ठी लिखना चालू किया एसटी कॉरपोरेशन के चेयरमैन को कि दिव्यांगों को कंसेशन परमानेंट फ्री दो। बात नहीं सुनी, 4-5-6 महीना हो गया। मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को लिखा, मैंने चेयरमैन को लिखा, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने गुस्सा में लिख दिया कि आप मेरी मांग नहीं स्वीकारोगे तो मैं आमरण उपवास करूँगा। ये आपने ऐसे चिट्ठी में लिखा था? चिट्ठी लिख दिया। हाँ। उनकी कॉपी मैंने मुख्यमंत्री को भी भेज दी, वो चेयरमैन को भी भेज दी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी भेज दी। उनकी सरकार तो उसको भी लिख दिया, मैंने लिख दिया। अरे बाप रे। हाँ, सबको मैंने चिट्ठी लिखना चालू कर दिया। किसी ने बात नहीं सुनी। अच्छा, तब भी किसी ने बात नहीं किसी ने कोई जवाब भी नहीं दिया। फिर जो तारीख मैंने लिखी थी, पहली तारीख, कोई नहीं आया तो मैंने चादर मेरे पास थी, वो चादर लेके मैं चेयरमैन की कैबिन के बाहर मैं सो गया, आमरण उपवास चालू कर दिया। एक दिन हुआ, कोई नहीं आया। 2 दिन सिर्फ मेरे साथ जो मेरे कॉलेज के 3 दिव्यांग थे वो बैठते थे। फिर जनसत्ता पेपर, संदेश पेपर, वहाँ का लोक सत्ता आता था अहमदाबाद में, वो पेपर वाले ने लिखा कि एक दिव्यांग एसटी बस के चेयरमैन के सामने वहाँ विकलांग है और आमरण उपवास कर रहा है। कितने दिन? ये 3 दिन होने के बाद पेपर 3 दिन होने के बाद हुआ ये? बाद आया। फिर 3 दिन के बाद थोड़ा अहमदाबाद के लोकल दिव्यांगों वहाँ बैठने के लिए आए कि ये कन्नू भाई तो खुद के लिए उपवास नहीं कर रहा है, अपने सब के लिए उपवास कर रहा है, तो उनको मदद करनी चाहिए। ये बात सुन के, वो सोच के मैंने 1 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 5 दिन गया। सब गांव से विकलांग लोग आने लगे, मेरे पास बैठने लगे, मेरे को सपोर्ट करने लगा कि आप कर रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 10वें दिन सरकार बिल्कुल हिचमिच गई कि उसको क्या करें। मेरे पास बड़े बड़े अधिकारी आने लगे और बोले कि हम आपको एसटी बोर्ड में अच्छी नौकरी दे देते हैं, तुम यहाँ से उठ जाओ, हम तेरे को एम्बेसडर दे देते हैं, तेरे को एक कर देते। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने मेरा शरीर का खून का टीपा निकाला और मैंने साइन किया कि मैं आज जीवन एसटी बस में बैठूंगा नहीं। मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं दिव्यांग लोगों के लिए मांग रहा हूँ। अब दिव्यांग लोगों को मेरी 3 शर्त है कि एक तो बस के सामने, दरवाज़ा के सामने दिव्यांगों के लिए 3 सीट आप रिजर्व रखिए। दूसरी मांग कि दिव्यांगों को फ्री ऑफ चार्ज में एसटी में घुमाइए। तीसरी मांग, जो 60% से ज़्यादा दिव्यांग है उसको उठाने वाले हैं तो एस्कॉर्ट को 50% माफ़ होना चाहिए। 50% माफ़ होना चाहिए। वो लोग सोच में पड़ गए। फिर 11वें दिन मुख्यमंत्री, तो इससे पहले, मतलब मैं आपको बात को काटूं, लेकिन इससे पहले बस वगैरह में विकलांगों के लिए जगह नहीं थी? भारत के, गुजरात के लोग दिव्यांगों के लिए बात करते हैं, जब बस में बैठने का होता है तो दिव्यांग को लेके खड़ा नहीं हो जाता है, वो बेचारा नीचे उनके पाँव के पास बैठ जाता है। इस टाइम आपकी उम्र क्या थी? तब मैं 15-16 साल का था। अच्छा, ये 15-16 साल में ही आप ये कर रहे हैं? 15-16 साल की बात है। अरे बाप रे। मेरा जीवन ही मैं हमेशा, मैं पहले से मैं कहता हूँ, मेरी माँ को कहता था कि मम्मी तू चिंता मत कर, मैं भगवान के साथ झगड़ूंगा, मेरी लड़ाई भगवान के साथ है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि तूने मेरा दोनों पाँव ले लिया। मैंने कहा माँ तू चिंता मत कर मम्मी, मैं भगवान के साथ लड़ाई करके मैं एक दिन सक्सेस होऊंगा। तो इसका मतलब आप भगवान में मानते हैं? मैं भगवान से बहुत मानता हूँ। मैं आज राधा कृष्ण को बहुत मानता हूँ। मैं राधा को बहुत डांट लेता हूँ, मेरा कोई काम नहीं होता तो फिर राधा आ जाती है। फिर वो अपनी आगे यात्रा बताऊँ मैं आपको। वो लोग ने मेरी 3 शर्त मान गए। मेरा 11वां दिन था उपवास का।
आप 11वें दिन 11वें 16 साल दिन की उम्र तक में मेरे आप अब 11वें दिन तक मेरा आसपास में लोग बच्चे दिव्यांग आते थे गाँव गाँव में, वो रोते थे, एक भी विकलांग नहीं आया। 500,000 विकलांगों मेरे पास बैठते थे, मेरे को समझाते थे कि कन्नू भाई आप अप्पा छोड़ दो, वो लोग नहीं देंगे, आपका मौत हो जाएगा। मैंने अब माना नहीं, सबको बोला मैं झुकाऊंगा। इमीडिएट उसकी मांग स्वीकार लो। उसको फ़ोन किया मुख्यमंत्री को कि आदमी मर जाएगा तो हम आप कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे। 11वें दिन आके मुझे पानी पिलाए, नींबू पानी, और बोले हम तीनों 3 मांग आज से चालू कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, पहले एसटी बस में लिखवाओ कि ये कि ये दिव्यांगों के लिए ये 3 सीट रिजर्व है। तो मान गए। फिर बोले 2 चीज़ हम 1 हफ्ते के बाद हम जीआर बाहर पाड़ेंगे और आपकी मांग स्वीकार कर लेंगे। मैं बहुत खुश हो गया। मेरे पास हज़ारों दिव्यांगों आए थे। फिर मेरे को उसने टेम्पे में बैठा के वो लोगों ने मेरा सर्कस निकाला, पूरा अहमदाबाद में मुझे घुमाया लोग ने। फिर मैं कॉलेज हफ्ते के बाद चालू किया। उसमें एक नया चमत्कार हुआ मेरे जीवन में। प्राइम मिनिस्टर बन गए उनके बाद। तो उसने जिनीवा में 79 की बात करता हूँ अभी, कि वहाँ एक 6 मोबिलिटी इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जिनीवा में थे। तो मालूम था, मेरे को देखा हुआ था। जब मैं उपवास कर रहा था तब मैं समझाने के लिए आए थे, मेरे जिद्दी था, तो उसने सोचा ये जिद्दी आदमी को मैं पसंद करूं। 79 में उसने नक्की किया। उसका कलेक्टर के ऊपर उनका पीए का फ़ोन आया। वो कन्नू टेलर करके विकलांग था, उपवास पे बैठा था, उससे हमको बात करवाओ। तो मैं कॉलेज में था, अपंग मानव मंडल में, वहाँ कलेक्टर की गाड़ी आई और मुझे बोला कि आपको प्राइम मिनिस्टर में से बात करने का है। तो उसका पीए था, तो बात नहीं किया। उनका पीए का नाम था। तो उसने मेरे को बोला कि आपको जिनीवा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाने का है। अरे मैंने कहा मेरे जेब में तो पैसा नहीं है। मैं हमेशा पैसा का ही रोता रहता था कि जेब में 4 आना नहीं है, और साला मैं तो शाह बन गया, ये काम मेरा नहीं है। तो उसके बोला कि आपको बस अहमदाबाद से मुंबई तक की टिकट देंगे हम, और मुंबई से आपको प्लेन की टिकट देंगे लंदन की। लंदन आपको 1 दिन स्टे करने का है, उनके बाद आपको जिनीवा कॉन्फ्रेंस में जाने का है। तो मैं दर्जी था, तो मेरे गांव लोगों ने मेरे को, किसी ने कोई सूटकेस दिया टूटेली, किसी ने पैंट सिलाया, किसी ने शर्ट दिया, किसी ने ऐसी कोटी बना के दिया। तो ये सामान लेके साला मैं तो शाह बन गया। मैं सोचा चलो अभी मुंबई जाता हूँ। मुझे ट्रेन में बिठाया, हर रेलवे स्टेशन लोकल ट्रेन में मैं जा रहा था। तो जितने दर्जी लोग होते थे वो रेलवे स्टेशन पे मिलने के लिए आए थे। मिलने लगे थे। कोई 2 रुपया देता था, कोई रुपया देता था। वो टाइम 79 की बात करता हूँ। और दर्जी लोग तो ऐसे गरीब पहले से ही थे। तो मेरे को जेब में 5, 50, 100 रुपया होगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मुंबई में मैं उतर के टैक्सी का भाड़ा मिल गया। मैं एयरपोर्ट पे गया। एयरपोर्ट पर एक साहब आया, उसने मेरे को प्लेन की टिकट दिया और प्लेन पे बिठा दिया। वो फ़्लाइट मुंबई से रात को 2 बजे की फ़्लाइट थी। मुझे 12 बजे 11 बजे मुझे एयरपोर्ट के अंदर ले गया। मुझे बैठा दिया, विकलांग था, मैं घसड़ के ही चलता था। मेरे पास व्हीलचेयर भी नहीं थी। जैसा मुंबई से फ़्लाइट में बिठाया, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरा। क्या भारत के हाई कमिश्नर, एम्बेसडर थे, इंडियन एम्बेसडर, और रमेश भंडारी करके फर्स्ट सेक्रेटरी थे गुजरात भारत सरकार में। तो ये लोग मेरे को मिलने के लिए आए। ये लोग आपको मिलने के लिए और लेने के लिए आया। वो लोग ने व्हीलचेयर भी साथ में लाए। अच्छा। ये लोग मेरे लिए सूट भी लाया। अच्छा।
4 जोड़ी मेरे को बुस्कोट लाया। बोले मैं तो सोच पे पड़ गया, मैंने पूछ लिया इमीडिएट। मैंने कहा सर ये इंडिया में देना था ना, यहाँ क्यों दिया? इंडिया में से मैं फटला कपड़ा पहन के आया। तो बोले कि उसका व्हील पावर कैसा है आप देखो, इसके लिए हमको एयरपोर्ट पे उसने भेजा के उसके लिए सूट लेके जाओ, उसके लिए बूट लेके जाओ, मोजा लेके जाओ, एक व्हीलचेयर नहीं लेके जाओ। उसको एयरपोर्ट पे डाला, फिर वहाँ से उसको वो अच्छी होटल में एक दिन रखाओ और दूसरे दिन उसको जीनीवा ले जाओ। मेरे साथ हाई कमिश्नर आए, फर्स्ट सेक्रेटरी, दूसरे दिन मुझे जीनीवा ले गए। तो एक सेकंड, तो हम लोग लंदन पहुंच गए। लंदन में आपका कैसा स्टे था? लंदन में सही पूछो तो मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था कि स्वर्ग लोग जरूर होंगे। वहाँ जितनी परियों देखी मैंने, ऐसी जीवन में कहीं नहीं देखी थी। पर ये मेरे लिए एक सेकंड की झलक थी, आँख बंद करके खोलूं ऐसा मेरे को लगता था। फटाफट मुझे व्हीलचेयर में बिठा के फटाफट बाहर निकल के सीधा मुझे होटल में ले गया। होटल से दूसरे दिन मुझे 4 बजे जीनीवा ले गया। जीनीवा में पहुंचा 7 बजे, तो जीनीवा मेरे जहाँ रहने का था वहाँ ले गए। दूसरे दिन सुबह कॉन्फ्रेंस में ले गए। अब ये बताइए, जब आप यहाँ से निकले लंदन और जिनीवा, वहाँ पर विकलांग के लिए कोई मतलब कुछ चीज़ें जैसे व्हील चेयर वगैरह अवेलेबल या कमरे जैसे होते हैं, वो सब थे या वो नहीं थे? पहले के ज़माने में कोई कमरा वमरा कुछ नहीं था, और लंदन वाले के पास व्हीलचेयर थी। इंडिया में तो व्हीलचेयर भाग्य 5-50 होगा, 100 होगा, ज़्यादा नहीं हो, बहुत पैसा वाला कोई हो तो उनके लिए होती थी। बाकी दिव्यांगों के लिए कभी व्हीलचेयर 79 में नहीं आती थी। तो मैं जिनीवा पहुंचा, जिनीवा से मुझे इंटर कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए। देखो यहाँ भी एक अद्भुत घटना हुई। जैसे मैं गया तो लोग एक दूसरे को गले पर किस करते थे, गाल पे किस करते थे सब लोग। तो मैंने सोचा कि साला ये संस्कार कैसा है। मैंने सबको 2 हाथ जोड़ के नमस्ते नमस्ते करता रहा। किसी ने मेरे को नमस्ते का ध्यान ही नहीं रखा, मेरे सामने देखा ही नहीं, मेरे कॉन्फ्रेंस के पीछे बैठा दिया। मैंने कहा साला मेरे को पीछे बैठा दिया। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो अभी मैं कभी पीछे नहीं बैठता था। मेरा नियम था कि मैं चल नहीं सकता हूँ पर मैं आगे ही बैठूँगा। और स्कूल में था तब से मेरे को टॉयलेट हो जाती तो अभी मैं पीछे नहीं बैठता था, मैं आगे ही बैठ रहता था। कॉलेज में भी मैं बेंचेस पे आगे ही बैठता था। कोई सभा में जाता था, कोई मिलने के लिए जाता था तो अभी मैं आगे ही उसको मिलता था, पीछे नहीं बैठता था। मैं क्यों पीछे बैठूँ, ऐसा मेरे मन में ऐसा सोचना आता था। मेरे को पीछे बिठा दिया, मेरे को बहुत दुख हुआ। मैंने कभी यहाँ करे क्या। दूसरा वहाँ एक अद्भुत चीज़ थी, वो कान में वो मशीन देते थे, वो अपने हिंदी में बोलो तो ऑटोमेटिक सबकी भाषा में ट्रांसलेट हो जाता था। करेक्ट। तो मेरे को कान में लगाया था तो वो लोग बोलते थे हिंदी में, तो हिंदी में मेरे को सुन सकता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चला मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर मेरा प्रवचन दूसरे दिन आया सुबह, उसने मेरे को दिया कि आप प्रवचन दो। तो लोग बोले क्या बोलेगा। मैंने बोले का जो लोग मनुष्य में जो बहुत पाप करते हैं, वो पाप करते हैं उसको भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, ये सब देशों, गरीब देशों, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के देशों में भगवान उसको दिव्यांग बना के भेज देते हैं। वहाँ लोग पूरी ज़िंदगी भीख मांगते हैं, खाने के लिए तड़पते हैं, दोनों पाँव से घसड़ते हैं। ये भगवान ऐसा करता है। और जो ने थोड़ा घड़ा पाप किया है और दिव्यांग बनाया है तो उसको अमेरिका में, लंदन में, स्विट्ज़रलैंड में, कुवैत में, ऐसे बड़े बड़े कंट्री में दिव्यांग को बनाते हैं। तो दिव्यांग मैंने कहा वहाँ राजा रह के रहते हैं, उसको सब दुख मिट जाता है। और दिव्यांग की सेवा वहाँ की सरकार और जनता करती है, उनके परिवार करते हैं। यही डिफरेंस है।
मेरे भारत में वो टाइम 8 करोड़ से ज़्यादा दिव्यांग थे। तो मैंने 79 में? हाँ, तो ये लोगों के लिए कोई खाना नहीं देते थे। मैंने कहा कि लोग झाड़ के नीचे सो जाते हैं, भीख मांगते हैं। ऐसी परिस्थिति में दिव्यांग लोग हैं। तो जितने वर्ल्ड के लोग आए थे बड़े बड़े, वो लेकर सब लोग मेरी बात सुन के रोने लगा। मैंने मेरे जीवन की बात बोला। मैंने कहा मैं इतना संघर्ष करके मैं यहाँ तक आया हूँ। तो वो लोग ने बोला कि हम 79 के बाद 80 आएंगे, ऐसी हम 81 आएंगे तो पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय अपंग वर्ष मनाएंगे। हम जो पैसे वाले लोग हैं, हम तुमने जो बोला भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह पे हम जाएंगे और सरकार को और दिव्यांगों के लिए मदद करेंगे। सब कंट्री वाले ने साइन किया, मैंने भी साइन कर दिया। मैंने कहा चलो इतना तो हुआ कि सब दुनिया के लोग हैं, पैसे वाले लोग मेरे दिव्यांग लोगों को ट्राइसिकल देंगे, व्हीलचेयर देंगे, कपड़ा देंगे। ये सुविधा थोड़ी चालू होएगी तो अभी बहुत हो गया। फिर मैं रिपोर्ट लेके, सबका साइन वाला रिपोर्ट लेके इंडिया आया। इंडिया आने का मैंने नक्की कर दिया और मेरी बात से दुनिया के सब बड़े बड़े नेताओं प्रभावित हो गए थे। तो उस इंग्लैंड वाला ने बोला कि आप हमारे इंग्लैंड में आइए। मैंने कहा मेरी 8-9 दिन की टिकट है, वो तो मेरे को बॉम्बे भेज देंगे। बोले हम नई टिकट दिलाएंगे कनु भाई को। कनु भाई आप हमारे लंदन में आइए, हम विकलांग संस्थाओं में आपको ले जाएंगे। तो आप नहीं मानेंगे, मुझे 6 महीने तक लंदन में लोगों ने रखा। 6 months? 6 मंथ लंदन में पूरी संस्थाओं बताया, सब जगह पे ले गया, मान सम्मान दिया। फिर बाजू में ये आता था फ्रांस। फिर फ्रांस वाले ने बोले कि हम लंदन से फ्रांस ले जाएंगे मेरे पैसे से। फिर वहाँ से कुवैत ले गए, फिर वहाँ से मुझे स्विट्ज़रलैंड ले गए वापस। फिर वहाँ से मेरे को पूरा अफ्रीका वाले का निमंत्रण आया कि हमारे लिए आप बहुत बोले तो आप हमें आइए। केन्या वाला बोले हमें वहाँ आइए। अरे मैंने कहा ये कैसा हो गया? तो केन्या वाला ने बोले हमें केन्या में आइए, हम आपका सम्मान करेंगे क्योंकि आपने अफ्रीका के केन्या के लिए बहुत बोला। मैंने कहा चलो आता हूँ। फिर मैं केन्या गया, केन्या 1 महीना रहा। फिर उनके बाद साउथ अफ्रीका गया। साउथ अफ्रीका का प्राइम मिनिस्टर ने मेरा सम्मान किया और वहाँ के अपने इंडियन कल्चर वाले ने बहुत सम्मान। मैं उसमें 6 महीने रहा। साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका। अरे वाह! फिर वहाँ से मैं जोहानिसबर्ग से मेरे को टिकट दिया लोग ने, मैं बॉम्बे आया। मैं गया था 9 दिन के लिए और 9 महीने के बाद मैं इंडिया वापस आया। मिनिस्टर वो चला गया था, एक प्राइम मिनिस्टर थे। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने कहा चलो मैं रिपोर्ट तो दे के आऊँ। मैं गया उनके पास दिल्ली और रिपोर्ट दिया तो बोले देखो मैं सही बात बोलूँ, मैं अभी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं तेरा लेटर ले सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तूने लेटर लिखा तो मैंने तेरे को टाइम दे दिया। मिलने का सोचा कि एक दिव्यांग है तो चलो उसको टाइम दो। तो मैंने टाइम आपको दिया कनु भाई, मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा क्या करूँ? फिर मैं सूरत अहमदाबाद वापस आ गया। थोड़े टाइम के दिन फिर से प्राइम मिनिस्टर हुई तो मैंने सोचा अभी जाऊं। फिर मैं गया उनके ऑफिस में, घसड़ के वो देखकर खड़ी हो गई और बोला कि तुम गए थे? मैंने लेटर बताया। बोले हाँ मैडम। मैंने कहा मैं गया था। मेरे साथ वो टाइम वो बड़ौदा के संसद सभ्य, वो मेरे को जानता था कि कनु टेलर है, तो वो अंदर ले गया कि बहुत काम करता है, दिव्यांग है, दिव्यांगों के लिए।
मेरे को वहीं उसने लेटर दिया। तो बोले आप गए थे? मैंने कहा मैडम मैं गया था, और उसमें साइन देखो पूरे वर्ल्ड के लोगों की है और मेरी भी है। और 81 में अपने भारत के सभी विकलांगों के लिए आपको 81 में भारत के दिव्यांग ईयर मनाने का है। उसने लिख दिया। जैसे जनवरी महीना का पहले दिन आया तब से उसने डिक्लेयर कर दिया कि अपंग वर्ष है। हिंदी में बोलते थे अपंग वर्ष। तो मेरे पर भी ये लोग ने बताया गुजरात के दिव्यांगों के लिए बहुत सारा जागृति आई। मैं कॉलेज में था तो मैं 9 महीना कॉलेज जा नहीं सका। तो प्रिंसिपल ने बोला एक भी हाज़िरी नहीं है तेरी, तो अगले साल आना। मैंने सोचा यार अभी क्या पढ़ के क्या करूं। मैं तो सांप बन गया था, दुनिया में मेरा नाम हो गया था। अभी पढ़ के क्या करूं। मैंने पढ़ना छोड़ दिया। फिर मैं गांव में आया। मेरे घर में आया, कुर्सी में बैठता था। सब लोग मुझे मिलने के लिए आते थे, पर कितने दिन तक आए। फिर 2 महीना हो गया, सीधा 1994 तक मैं मेरे गांव रहे। मेरे माँ बाप भी कहते रहे तू फॉरेन जाके आया, क्या करके आया? आखिर ज़िंदगी तो अभी हमको तेरे को खाना खिलाना पड़ेगा। क्या करके आया? कोई पैसा तो लाया नहीं, तू बड़ी बड़ी बात करके आया। और ये सब कैसे हम लोग आपको ये करेंगे? कॉलेज भी तूने पूरी नहीं किया, नहीं तो तेरे को नौकरी भी मिल जाती थी। मैंने कहा पप्पा आप चिंता मत करिए, भगवान आपके साथ है। जहाँ रहते थे खेड़ा जिला था। खेड़ा जिला का कलेक्टर को मालूम पड़ा कि कॉलेज के तीसरे साल की परीक्षा नहीं दी है पर एसएससी पास है। हम जब कॉलेज स्कूल में जाते थे, मेरे टाइम की बात करता हूँ, कि एसएससी पास किया होता है वो दिव्यांगों को वो टाइम जॉब मिल जाती थी। एसएससी पास में मिल जाता था। एसएससी पास करने वाले को सरकार जॉब दे देती थी। तो मेरे भी कलेक्टर ने जॉब का लेटर, इंटरव्यू में मैं पास हुआ। मैं अब पहला नंबर आया, तो दूसरा नंबर था एक दिव्यांग लड़की का। वो मेरे ज़िले की थी, वो माँ बाप बीने की थी। तो उसका नंबर आया तो वो मेरे घर ढूंढ के आई और मेरी माँ को और मेरे को बोला देखो कनु भाई आपका तो माँ बाप भी है, मेरा तो कोई नहीं है, मैं दिव्यांग हूँ, तो आप रिजाइन दे दो, तो आपकी जगह पर दूसरा नंबर मेरा है तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने सोचा कि लड़की की बात है, रिजाइन दे दो। मैंने रिजाइन लेटर लिखकर कलेक्टर को भेजा और एक कॉपी लड़की को दिया। सेल टैक्स की नौकरी थी। फिर कलेक्टर उसके चेयरमैन थे। ये लड़की को कलेक्टर ऑफिस में, डेट मीन्स के जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में खेड़ा जिला में नौकरी मिल गई। तो दूसरी बार मैंने उनकी ऐड आई थी तो मैंने दूसरी बार एप्लीकेशन किया और एग्ज़ाम में मैं दूसरी बार पास हो गया। सेल टैक्स की नौकरी थी। फिर कलेक्टर उसके चेयरमैन थे। तो इंटरव्यू में मुझे देखा तो वो कलेक्टर का नाम आज भी मुझे मालूम है। ब्राह्मण थे, विद्वान पुरुष थे। उसने देखा कि दिव्यांगों को तो उसको तो मैंने जॉब दे दिया था, तो फिर से क्यों उसने इंटरव्यू में आए? और आज भी हाईएस्ट मार्क है उसका। मैंने पूछना पड़ेगा। मुझे पूछा कि भाई मैंने तो तेरे को नौकरी दे दी थी, तो तुमने क्यों नहीं नौकरी लिया? कि अभी वापस आए? मैंने कहा सर वो विकलांग लड़की थी, उनका माँ बाप नहीं था, तो उस मेरे घर पे आई, उसने ऐसे रिक्वेस्ट किया तो मैंने रिजाइन कर दिया। बोले तुम जाओ घर पे। कहाँ के हो? मैंने कहा मैं ये गाँव का हूँ। उसका पीए को बोला कि उसको व्यवस्था कराओ, पहुँचाओ। बोले जाओ तुम। मुझे कुछ बोला नहीं कलेक्टर ने। फिर अगले संडे एक कलेक्टर की गाड़ी मेरे घर पे आई। गांव के तलाटी, सरपंच, सब लोग पहले आके मैं जहाँ झोपड़पट्टी में रहता था वहाँ आए। तो मेरी मम्मी चूल्हा पे, लाकड़ा का चूल्हा के
मैं उनके पास बैठा था और मैं बैठे चूल्हा में फूंक मार रहा था, तो कलेक्टर सीधा वहाँ आ गए और वहाँ पलंग थे टूटा फूटा, उसमें बैठ गए। वो देखते रहे मेरा जीवन। बोले तो इधर रहते हैं? मैंने कहा हाँ सर। वो विद्वान थे, तो वो ब्राह्मण थे। तो उसने मेरी माँ को बोला कि तेरा बेटा कहीं जॉब करने वाला नहीं है, वो और भी सेवा करके आगे निकल जाएगा। मेरी माँ ने बोला कि कैसे आगे निकल जाएगा सर? तो देख, मैंने वो लड़की को नहीं रखा था, तेरे लड़के को रखा था। तो उसने नौकरी की ज़रूरत थी तो भी वो लड़की को दे दिया। उससे मैं अनुमान करता हूँ कि तेरा लड़का जॉब नहीं करेगा। फिर उसने मुझे 500 रुपया दिया और बोले कोई भी काम काज हो तो मेरे पास आना। मैं पाव में चाय बनाई, खुद चाय बनाई, उसने चाय पिया, फिर चले गए। फिर मेरे को लगा कि मुझे गांव में रह के करूँगा क्या? गांव में तो सब लोग गरीब है, कोई पढ़े नहीं है, कोई नहीं है, तो उसके साथ मैं क्या करूँगा? फिर मैंने कहा बैंक ऑफ बड़ौदा को, मैनेजर को बोला कि मुझे एक प्रिंटिंग प्रेस करने का है, तो आप मुझे कितने लोन देंगे? बोले आपके पास कितना पैसा है? मैंने कहा मेरे पास नहीं है, पर मेरे पापा को मैं पूछता हूँ, पापा को वो कितना देंगे। तो मेरे पापा ने बोला कि मैं 25,000 से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो सूरत वो लोग को मेरा केस, मैंने कहा मैं सूरत में जाऊंगा। तो सूरत में वो लोग ने फॉरवर्ड कर दिया। सूरत की बैंक ऑफ बड़ौदा वाले ने मेरे को 30,000 रुपया देने का नक्की किया। मेरे बाप के पास 25,000 थे, वो दे के मैं सूरत आया। मैंने कहा कहाँ रहूँगा? इस टाइम क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र वो टाइम मैं शायद 32 साल का 30-32 साल के हो गए थे आप? हो गए थे 30-32 साल के। फिर एक झुपड़पट्टी वाले के पास गया, उसको मैंने बोला कि झुपड़पट्टी में तो मुझे थोड़ी जगह देते हो? तो बोले कि ठीक है, कितना भाड़ा दोगे? मैंने कहा 250 रुपया दूंगा। बोले ठीक है। तो बोले क्या करोगे? मैंने कहा मेरे को एक प्रिंटिंग प्रेस करने का है। तो बोले प्रिंटिंग प्रेस करोगे? और मेरे वहाँ लाइट नहीं है, ये रास्ता अच्छा नहीं है, काम नहीं चलेगा। मैंने कहा जैसे भी होएगा ऐसा आप मुझे जगह दो। सूरत में वे रोड पे, सूरत में हाँ, एड्रेस भी मैं बोलता हूँ, वे रोड पे विजयनगर के अंदर, विजयनगर के अंदर। हाँ, ये झुपड़ा आज भी है। तो वो झुपड़ा मुझे उसने दे दिया 250 रुपया में किराए पे। वो बाहर होटला था और ऊपर 4-5 पतरा था, 10 बाई 10 की कैबिन थी। तो मैंने ले लिया। फिर प्रिंटिंग प्रेस, नीचे तो ऐसे माटी ही था, कोई पत्थर नहीं था। तो मैंने कहा चलो ले लो एक बार, प्रिंटिंग प्रेस चालू करो। मैंने कहा प्रिंटिंग प्रेस ऐसे कैसे चालू करूँ? मैं तो सब विकलांगों को रखूँगा तो अच्छा रहेगा। तो एक मशीन चलाने वाले एक विकलांग को मैंने ढूंढ लिया सूरत में। अच्छा। वो मशीन चलाता था। एक ढूंढा, ये प्रिंटिंग प्रेस का बाइंडिंग करते थे, उसको ढूंढ लिया। एक करते थे कंपोज करते। कैसे ढूंढा आपने? अरे मैं निकल गया साइकिल लेके, वो टाइम मेरे पास साइकिल थी। तो आप साइकिल में घूमते थे घूमता सूरत? उसको ढूंढ लिया मैंने। जितना प्रिंटिंग प्रेस होता था उसके अंदर कोई ना कोई मिल जाता है। तो वो एक बेहरा मूंगा मिल गया। तो मैंने कहा तू मेरे साथ चल। मेरे जो एक मशीन जिसके पास लिया था वो पूजा भाई करके थे, पार्सली ब्लाइंड थे। मैंने कहा तुम मैनेजर बन जाना, साइकिल पे घूम के तुम जाना। और बाजू में मेरे प्रिंटिंग प्रेस के बाजू में 2 हाथ बिना की एक लड़की थी। उसको मैंने कहा तुम टेलीफोन ऑपरेटर बन के बैठ जा। अरे बाप रे। तू टेलीफोन ऑपरेटर रख, अपना फ़ोन से बात कर। अब मैं बिजनेस की बात करता हूँ। हम 5 आदमी भेगे हो गए। 5 आदमी क्या, उसका नाम मैंने कहा क्या रखूँ? मैंने सोचा कि विकलांग बंधु प्रिंटिंग प्रेस रखो। तो मैंने विकलांग बंधु प्रिंटिंग प्रेस से नाम चालू किया। वो टाइम आज भी मुझे याद है, सौराष्ट्र में दुकान पड़ा हुआ था। 87 की बात करता हूँ, 87 में बहुत दुकान पड़ा था, खाना भी नहीं था। तो मुख्यमंत्री गुजरात के,
तो मैंने उसको चिट्ठी लिखी कि मेरा विकलांग बंधु प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से मैं आप सूरत आओ तो मेरे वहाँ आना, मैं आपको 11,000 रुपया एक दुकान में देना चाहता हूँ। तो मुख्यमंत्री के विकलांग गरीब लोग जब दुकान में इतना पैसा दे रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। तो मेरी चिट्ठी का जवाब आया कि मुख्यमंत्री सूरत आएंगे तब आपके वहाँ आएंगे। तो घूमता घूमता सूरत आया तो मेरे प्रिंटिंग प्रेस में कच्चा रास्ता था, तो रातों रात वहाँ लाइट लग गई, रातों रात रोड बन गया। अरे वाह। बस सबको मालूम पड़ गया कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं कन्नू टेलर के वहाँ। तो लोगों को मालूम पड़ गया और जैसे मुख्यमंत्री आए हर एक पेपर में आया कि विकलांग बंधु प्रिंटिंग प्रेस में का जो सब विकलांग वो है उसने 11,000 रुपया दिया। तो दूसरे लोगों ने 5,50 दिया, किसी ने 51,000 दिया, तो कम से कम 3 लाख रुपया बेगा हो गया। मुख्यमंत्री खुश हो गए। फिर सूरत के लोगों को ऐसा लगा कि कोई बड़ी पहुंच वाला आदमी है। तो एक आदमी के नानपरा में बिल्डिंग बन रहा था तो उसको मान्यता नहीं दे रहा था। तो मैंने सारा बोला अभी मैं करवा देता हूँ। तो उस बोले कि जो करवा दोगे तो नीचे का आपको 30 बाई 25 का बोयरा मैं सिर्फ 51,000 में आपको दे दूँगा, वो भी 51,000 आपको जब ठीक लगे तब देना। मैंने कहा सच्ची? बोले हाँ सच्ची, ये गंदे में आप रहते हो, उससे अच्छा वहाँ रखो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने करवा दिया, वो बिल्डिंग बन गई। फिर 89 में मैं नानपरा धोबी सीरी में मैं विकलांग बंधु प्रिंटिंग प्रेस चालू किया। फिर वहाँ अपना फाइनेंस मिनिस्टर भारत सरकार के ये आए, सब बड़े बड़े मिनिस्टरों मेरे प्रिंटिंग प्रेस में आने लगा। तब ग्रुपको के चेयरमैन आए, ये बहुत बड़े आदमी थे, कोहली साहब थे, कोहली साहब, BS कोहली साहब। वो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, वो आए BK गढ़वी के साथ। तो उसने बोला कि मेरे ग्रुपको का जितना भी प्रिंटिंग का काम चलेगा ये मैं आपको दूंगा। फिर उसने मेरे को काम देना चालू कर दिया। ये 87 की बात करता हूँ, 89 तक उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। सब लोगों को हम पगार देने के लगे, सब विकलांग थे। 87 में जो मैं पहले झुपड़पट्टी में 85 में रहता था, तब मेरे पास रहने की सुविधा नहीं थी। मैं ओटला पे सो जाता था, फुटपाथ पे सो जाता था। फुटपाथ पे सोते थे आप? सोते थे, कहीं रहने की सगवड़ नहीं थी। मेरा मैनेजर ने मेरे को 3 साल के बाद एक रास्ता बताया। बोले सब आप मेरी बात मानोगे? मैंने कहा बोलो ना। बोले आपको टेलीफोन ऑपरेटर रखी है, उसके साथ आप शादी कर लो। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? बोले शादी कर लो ना तो अपने को रूम भाड़े मिल जाएगा और ये गोटा पे सोने का आपका बंद हो जाएगा। उसने मेरे को दोपहर 12 बजे बोला। मैं सोचता रहा। मैं 4 बजे वो लड़की के घर पे पहुंच गया। उसका नाम हंसा था। मैंने कहा कि मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ। वो घबरा गई। हाँ, घबरा गई एकदम। ऐसा कैसे? मेरी माँ, मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ मुझे मार डालेगी ऐसी बात सुन के। मैं भी गरीब आदमी हूँ आपके जैसे, मैं भी बाहर सो रहती हूँ पलंग में। मैंने कहा देख सोच ले, तू अपना जीवन सुखी हो जाएगा और अभी प्रिंटिंग प्रेस में थोड़ा पैसा आता है, थोड़ा तेरा है, अपना घर चलेगा। फिर दूसरे दिन सुबह आई और उसको वहाँ प्रिंटिंग प्रेस में बैठी, कुछ बोली नहीं। फिर 4 बजे खुद मेरे पास आई, चलो मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई। हाँ तैयार हूँ, जो होना होएगा। मैंने 3 साल में देखा आप इतनी मेहनत करके कमाते हो तो आगे भी अपना जीवन सुखी होएगा। मैंने कहा हंसा तो देख ले, सुखी होएगा कि नहीं होएगा मुझे नहीं मालूम है, पर आज मैं फुटपाथिया हूँ और कल मैं फुटपाथिया रहूँगा। तो अभी तू मेरे साथ रहना पड़ेगा। अभी मेरे पास कोई मकान भाड़े का भी नहीं है।
मैं फुटपाथ पे सोता हूँ, सूरत में मेरा कोई नहीं है, तो कौन सा समझ ले। बोले चलो। मैंने कहा कहाँ चलेंगे। मैंने कहा गायत्री मंदिर है यहाँ पे रोड पे, वहाँ जाते हैं और अपना जो पूजा भाई है उसको साक्षी में ले जाते हैं। हम रिक्शा में वहाँ गए तो पूजा भाई को देखकर उसने मेरा विरोध किया, आपके शादी नहीं करने का है। मैंने कहा नहीं करने का था तो तू यहाँ लाई क्यों मेरे को। बोले आप पूजा भाई आपको उठाएगा और 4 फेरा मंगल फेरा पड़ेगा, तो मैं आपकी पत्नी बनूं कि पूजा भाई की पत्नी बनूं, मैं किसके बहू बन के रहूं। मैंने कहा ये बात तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे उठाने वाला भी तेरा पति बनेगा और मैं बनूंगा, कौन बनेगा ये भगवान जाने। मैंने कहा चल छोड़, अपने शादी नहीं करना। फिर उसने बोला नहीं शादी के लिए आए हैं, आप मेरे कब माथे में सिंदूर भर दो और माँ गायत्री के सामने अपने प्रतिज्ञा कर लो कि आज से आपने दोनों पति पत्नी तरीके रहेंगे। मैंने कहा तू तो यार मेरे से भी आगे निकल गई। इमीडिएट सिंदूर निकाला और माथा में भर दिया और माता को पकड़ लगे, बोला हम दोनों आज से पति पत्नी रहेंगे, आप हमको आशीर्वाद देना, हमको कभी दुर्बुद्धि नहीं देना, सद्बुद्धि देते रहना। फिर ये करके हम लोग वापस आ गए। सिंदूर भरा हुआ था तो उसकी माँ ने बोला क्या किया तूने। बोले कन्नू भाई के साथ शादी कर लिया। थोड़ा डांटा उसके भाई और माँ ने, ये उसके बाजू में एक रूम दिला दिया अच्छा किराए से। हाँ। तो उसकी माँ ने रूम दिला दिया, रूम में आती थी, खाना दोनों को बना देते थे और शुरुआत ज़िंदगी की वहाँ चालू हुई। 5 साल तक मैं कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि उसका दोनों हाथ नहीं है। आज भी मैं अभी बोलाऊँगा आपके पास, दोनों हाथ नहीं थे, तो मुझे लगता था मैं दोनों पाँव नहीं थे। तो मैंने कहा कैसे साला सेक्स होएगा, बच्चा आएगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता था। 5 साल के बाद एक सूरत में एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक चेयरमैन थे, तो दिवाली के दिन मैं उनके घर पे गया तो वहाँ कोई संत आत्मा आया था। तो उसने बोला कि आप शिरडी साईं बाबा के पास जाओ, शिरडी साईं बाबा शिरडी के पास, और उनके पास प्रार्थना करके आओ, आपका ठीक हो जाएगा। फिर मेरे पहचान वाले तो बहुत हो गए थे सूरत में क्योंकि मिनिस्टर लोग आते रहते थे। तो राजकुमार सिल्क मिल का मालिक था राजकुमार भाई। मैंने उसको बोला मुझे शिरडी जाने का है। बोले वाहन मेरी लेके जाओ, वो बॉम्बे तक जाने वाली है, बॉम्बे से आप शिरडी चले जाना। वो वाहन लेके गया शिरडी में, शिरडी साईं बाबा का दर्शन हुआ, प्रार्थना किया, फिर हम लोग सूरत आए। फिर 15 दिन में ही उसने बोल दिया कि आप पप्पा बनने वाले हो। मैंने कहा क्या बात करती है। बोले हाँ आप पप्पा बनेंगे। मैं बहुत खुश हो गया। उनके बाद मेरे को 2 बेटियां हुई। 2 बेटियां। बड़ी बेटी रचना बहन है, वो MBA गोल्ड मेडलिस्ट है, वो बैंक में नौकरी करती थी, वो रिजाइन करके वो आज स्कूल में मेरे साथ सेवा करती है। और दूसरी बेटी मेरी सोनल है, वो भी SR कंपनी में थी। तो बड़ी बहन आई सेवा करने के लिए, तो छोटी बहन भी आज स्कूल में आई। दिव्यांग न्यूज़ चैनल ये संपूर्ण चलाती है। ये 2 बेटियां मेरी हुई। मेरी यात्रा स्कूल में 1997 में मैंने 4 बच्चों से मेरी दिव्यांग बालक की मैंने स्कूल चालू किया। कौन से? वो 97 में 97 1797 को मैंने 4 बच्चों को लेके मैंने एक दिव्यांग बच्चों की स्कूल चालू किया। वो टाइम मुझे काशीराम राणा ने म्यूनसिपल को अम्बानगर में 2 ऑर्डर दिया था। क्यों चालू किया आपने स्कूल? मैंने सोचा कि अभी वो टाइम इतने टाइम में घूमा, सूरत में बहुत विकलांग थे। उसमें एक PC पांडे करके पुलिस कमिश्नर थे वो टाइम। उसने मैं दिवाली में पगे लागने के लिए गया, तो उसने बोला कन्नू भाई सूरत में बड़े बड़े मेहमान लोग आते हैं, तो सूरत में इतने दिव्यांग भीख मांगते हैं, मुझे सबको पुलिस वाले को बोल के उसको उठा के हम कहीं रख देते हैं।
तो आप कुछ करो ना। मैंने कहा सर आप ट्राइसिकल देंगे, कुछ नहीं होगा, व्हीलचेयर देंगे, कुछ नहीं होगा। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले मैंने कहा उसको पहले शिक्षण देना पड़ेगा, फिर तालीम देना पड़ेगा, फिर उनके बाद आपको आप पुनः स्थापन हो जाएगा। बोले आप करो। मैंने कहा मैं तो फुटपाथिया हूँ। बोले बैठो, आज दिवाली का दिन है, मैं म्यूनसिपल कमिश्नर, उसको उसने बुलाया और बोला कनू भाई को मदद करो। पैसा नहीं दे सकता हूँ मैं, कनू भाई को 2 कमरा दे सकता हूँ टूटा फूटा, उसमें उसको जो करने का वो करे। तो कमरा दिया टूटा फूटा। मेरे लोग पहचान वाले थे। मैंने 2-3 आदमी को बोला यार ये पत्थर लगा दो, कलर करवा दो। इस टाइम आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? वो था मेरी आर्थिक स्थिति में, तो प्रिंटिंग प्रेस में ज़िंदगी गुजारता था। तो उससे थोड़ा मेरे को पहचान लोगों की हो गई थी हाँ, कि ये कोई आदमी पैसा खाने वाला नहीं है, कुछ करने वाला है, तो ही इतने बड़े बड़े मिनिस्टरों और नेता उसके पास आता है। तो आपको फिर उस चीज से सपोर्ट मिलने लगा, आर्थिक स्थिति थोड़ी बेटर हो गई। थोड़ा मान सम्मान मेरा बढ़ गया था। और हंसा जी? हंसा तो मेरे साथ रूम में रहती थी। मेरा एक रूम रसोड़ा का मकान मैंने ले लिया था प्रिंटिंग प्रेस अच्छा, के बाजू में, प्रिंटिंग तो प्रेस के वहाँ बाजू में रहती लगी। थी। अभी तो वो तब प्रेस में नहीं आती थी, घर का खाना बनाती थी और 2 बच्चों को संभालती थी। उसका दोनों थे। मेरी हंसा 2 बच्चे ले नहीं सकती थी, तो मेरा दोनों हाथ ठीक था, तो मैं दोनों हाथों से उसका रख देता था, तो उसका पाँव ठीक था। तो मैंने कहा हंसा एक समझौता कर लो अपने, मेरा हाथ ये तेरा हाथ, तेरा पाँव ये मेरा पाँव, ये समझ के अपनी ज़िंदगी जीना है। आज अपने बेटे को 2 बेटियों को बड़ा करना हो तो कभी भी दूसरा सोचना नहीं। मैं तेरे को उठा के दे दूंगा गोड़िया में सुलाने के लिए, मैं मेरे हाथों से मैं बोलते रहूँगा आला आला, रचू आला, सोनू आला। तो घोड़िया में तेरे को रखने की जिम्मेदारी तेरी है। मैं हलाऊँगा, फिर वो उठेगी तो मैं तेरे हाथ में दे दूँगा, फिर तू सो जाएगी, तेरे पास 16 दिन देने की जिम्मेदारी तेरी, उसको दूध पिलाना सब करना है, जिम्मेदारी तेरी रहेगी। मैं बच्चों को नहलाऊँगा, उसका माथू ओढ़ूँगा, मैं कपड़ा पहनाऊँगा, ये सब कुछ मैं करूँगा। तो बोले ठीक है। दोनों बच्चे को स्कूल में छोड़ने के लिए मेरे पास साइकिल थी तो मैं जाता था। सपोर्ट मतलब उन्होंने पूरा, मतलब बिना सोचे समझे जो बोला उसने सपोर्ट दिया, जो बोले ऐसा भी मैं बोलाता हूँ, आप देखना जो बोले वो सपोर्ट करते रहती है। मतलब ऐसी लेडी को मेरा प्रणाम। ये भगवान की कृपा है, साईं बाबा का आशीर्वाद से मेरी 2 बेटियाँ आई। मैं इतने पहुँच गए, तब तो मैं अभी खुश हो रहा था, मेरी इनकम भी बढ़ गई थी। हाँ, तो कोई टेंशन नहीं था। पर मुझे जब भी कमिश्नर ने बोला कि बस दिव्यांग बहुत लोग हैं, तो मैंने कहा वो टाइम मुझे 1200 ऐसे बच्चे मिले थे बापू नगर झुपड़पट्टी से। 1200। तो मैंने कहा मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने 4 बच्चों से स्कूल चालू किया। म्यूनसिपाल्टी का कमिश्नर को बुलाया, सबको बुलाया, 1 साल तक मैं सबको बुलाते रहा। ये 180 बच्चे हो गए। 180 बच्चे हो गए। हाँ। फिर दूसरे साल 2002 में मुख्यमंत्री, तो उसकी शपथ विधि में मुझे सूरत के लोग ले गए, चलो हम आपको गांधीनगर ले जाता हूँ। तो गाड़ी में बिठा के मुझे ले गए, तो वहाँ पास के बिना जाने नहीं देते थे, तो वो लोग तो चले गए, मैं तो अकेला रह गया। तो मैं गवर्नर ऑफिस गया, मैंने गवर्नर को बोला मुझे वहाँ, तो बोले कन्नू भाई सब पास क्लास हो गए, ऐसा करो आप मेरी जगह पे बैठ जाना, जो मेरे डिपार्टमेंट है राज्यपाल का, वो एक कॉर्नर में आप बैठ जाओ। तो मैं व्हीलचेयर पे बैठ गया। कम से कम 15 फुट दूर थे, 15 फीट दूर। 15 फुट। तो देख रहे थे साला ये राजभवन की साइड में बैठा है, कोई विकलांग, तगड़ा विकलांग है कोई लगता है। तो उसकी शपथ विधि पूरी गई,
तो इमीडिएट ढूंढते, बिना चंपल पैर के वो ढूंढने निकला। अरे वो विकलांग आया था, कहाँ गया? उसने पूछा लोगों को, तो किसी ने बताया कि इस सूरत के जो धारासभ्य एमएलए हैं, जो मिनिस्टर बने हैं, हेमंत चपट वाला, उनके घर पे जाते हमने देखा है। मैं वहाँ गया, मैंने कहा चलो साला पैसा खर्च हो जाएगा, उससे अच्छा है खाना तो मिल जाएगा। तो मैं उनके वहाँ खाना खा रहा था, तो वो आया और बोला कि आप क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं तो सामान्य हूँ और एक विकलांग बालकों की स्कूल चलाता हूँ। मैं अब इसके लिए अब मुख्यमंत्री बना हूँ, मैं आपके स्कूल में आऊँगा। अच्छा, उन्होंने बोला? हाँ। मैंने कहा सर गपागप मत करो, कोई मुख्यमंत्री आज तक इतिहास में कोई दिव्यांग की स्कूल में नहीं गया है। बोला मैं प्रॉमिस करता हूँ, जैसा सूरत की धरती में आऊँगा ऐसा मैं तुम्हें वहाँ पहला आऊँगा। ठीक है वो बात। फिर हम लोग निकल गए, 2 महीना हुआ। वो दिन शाम को पुलिस कमिश्नर कलेक्टर सब आया, बोले आपने क्या लिखा था मुख्यमंत्री को? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं लिखा है। बोले कार्यक्रम में आपका नाम लिखा है कि कन्नू टेलर के वहाँ जाने का, दिव्यांग बच्चों के स्कूल में। आपने इनविटेशन नहीं दिया? मैंने कहा ज़रा ही नहीं दिया। बोले कल सुबह आपके वहाँ एयरपोर्ट पे आपको आने का है, आने के आपको स्वागत करने का है, देखो उसमें लिखा हुआ है। मैंने कहा मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। बोले हम व्यवस्था करेंगे। गाड़ी लेके लोग मुझे 10 बजे एयरपोर्ट पे ले गया। मुख्यमंत्री आया, मेरे को देखा और बोला कन्नू लाल देखो मैं आ गया, मैंने वचन दिया था, बैठो मेरे गाड़ी में, चलो आपके स्कूल में। अच्छा, सीधा एयरपोर्ट से आपको अपने गाड़ी में बैठाया और फिर वहाँ से सीधा मेरी स्कूल में आया और मेरी व्हीलचेयर को धक्का मार रहे थे। ये फोटो वहाँ है बच्चों के पास। बोले मैं ही आपके व्हीलचेयर का धक्का मारूंगा और आपको स्टेज पे ले जाऊंगा। फिर उस सब बच्चों को देखा, वहाँ आवाज़ खट खट आवाज़ आता था खटोदरा में फैक्ट्री का। तो बोले ऐसी स्कूल में दिव्यांगों का विकास, दिव्यांग शब्द नहीं था वो टाइम, विकलांगों का विकास नहीं होएगा। बोलो स्टेज पे बोला कन्नू भाई मैं आपको जगह दूंगा तो बात काम आपको करना पड़ेगा, और बात काम के बाद स्कूल चलाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। कहा मैं आपको बात काम कर दूँ, आप मुझे ज़मीन दो तो ज़मीन पर मुझे बात काम कर दूंगा और ग्रांट भी दूंगा। अभी बोलो, ऐसा नहीं कि मैं 15 दिन के बाद चिट्ठी लिखूंगा, अभी मेरे सामने सबके सामने बोलो। मैंने कहा सूरत में सोचा जगह नहीं मिलेगी, इतना पैसा मैं कहाँ बेगा करूँगा। जब जगह मिलेगी तो किसी को बोलूँगा तू एक रूम करवा दे, 2 रूम करवा दे। मैंने कहा सर आप मुझे जगह दे दो, वो भी तापी नदी के किनारे। उसने मेरे को ये जगह तापी नदी के किनारे 4500 चौरस मीटर जगह दे दिया। फिर मैं खजीरा गया, रिलायंस गया, क्रूपको गया, वो एल&टी गया, सब लोगों को मिला और कोहली साहब को मैंने बांधकाम समिति का फंड समिति का चेयरमैन बना दिया और एल&टी कंपनी का चेयरमैन को मैंने उसको यहाँ सब बांधकाम समिति का चेयरमैन बनाया। वो लोग जितना पैसा आते थे ये एल&टी को दे देते थे। तो ये मेरी स्कूल मुख्यमंत्री 2 साल में फिर उद्घाटन करने के लिए आए। अच्छा, फिर दोबारा आए उद्घाटन करने के लिए आए? उनके बाद देखने के लिए आए। तो वचनबद्ध आदमी है मतलब? 3 बार आया, ये हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। तो आज ये भारत में की सबसे बड़ी दिव्यांग की संस्था है। यहाँ 1 से 12 दौड़ की स्कूल है, यहाँ BCA कॉलेज है, यहाँ दिव्यांगों की ITI है, यहाँ दिव्यांगों का तालीम सेंटर है, लड़का लड़की की हॉस्टल है, दिव्यांग न्यूज़ चैनल चलती है। उससे गांव तक बिहार से, उड़ीसा से जहाँ चैनल दिखती है वहाँ से विकलांग लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं।
यहाँ अभी तक 38,000 बच्चे 38,000 बच्चे हैं। पढ़ के निकल गए। कोई बच्चा यहाँ भीख नहीं मांगता है। मेरे कितने बच्चे डॉक्टर बने हुए हैं। ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप अपना जैसे चला रहे थे वैसे ही चलाते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मेरे को एक पागलपन था, मेरे को झूम चढ़ा था, नशा चढ़ा था। जैसे दारू वाले को एक नशा चढ़ जाता है, मुझे एक नशा चढ़ गया था कि मुझे दिव्यांगों के लिए मैं अभी तक करता आया हूँ तो मुझे करना चाहिए। इसके लिए मैं दिव्यांगों के लिए करता रहा। कहीं में कितने लोग यहाँ आ चुके हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ आ गए, मेरा दिव्यांग बच्चों को देख के गए हैं। कितने साधु संत आ गए, सब लोग आते मुझे आशीर्वाद देते हैं। मेरे भगवान के साथ लड़ाई है। सर ट्राइसिकल देने से कुछ नहीं होएगा, व्हीलचेयर देने से कुछ नहीं होएगा। दिव्यांग को आप पढ़ाएंगे तो दिव्यांग आपो आप वो पगभर हो जाएगा, समाज का प्रवाह में आ जाएगा। वो दिव्यांग होने के बाद भी पढ़ता है दिव्यांग तो उसको जॉब मिल जाती है। आप 2% दिव्यांग के रिचुअल रखते कुछ नहीं होएगा। तो बोले क्या करूं? मैंने कहा 4% कर दो। 4% रिचुअल कर दिया है तो हर एक फैक्ट्रियों में दिव्यांग को कंपलसरी नौकरी लेनी पड़ती है, देनी पड़ती है। क्या वो अप्लाई होता है? होता है। आज दिव्यांगों की संख्या, पोलियो की संख्या बिल्कुल घट गई है। अभी पोलियो वाला मिलता नहीं है। बात सुनता है मेरी, जो मैं कहता हूँ। मेरे लिए एक भगवान है, मैं उनके भगवान के रूप में मानता हूँ। शायद कोई जगह नहीं दिया होता तो मैं एक भी दिव्यांग का काम नहीं कर पाता। आज मेरी स्कूल के सभी टीचरों का पगार आनंदी बहन करके गई है। मैं बताऊँ खुश होएगा। मेरा प्रिंसिपल का पगार 1,50,000 है। सभी टीचरों का पगार 50,000, 90,000, 70,000 पगार है। जब मेरे को आनंदी बहन ने बोला था मैं पैसा आपको दूँ तो मैंने आनंदी बहन को बोला, आनंदी बहन आप डायरेक्ट पगार कर्मचारी को दे दो। मैं मर जाऊं, कल दूसरा कोई प्रमुख बनेगा तो उसको 70,000 में साइन करवाएगा और 2,000, 30,000 देगा, 40,000 वो खा जाएगा। उससे अच्छा कि आप टीचर को जो दे रहा हो उनके अकाउंट में दे दो। इससे आपको क्या मिल रहा है? ये सब जो आपने इतना जो किया है इससे आपको क्या मिल रहा है? मेरे को मैंने आपको बताया ना, मेरी राधा कृष्णा के भगवान के साथ लड़ाई है। मैंने ऐसे कौन सा कर्म किया कि आज भी 24 घंटे मुझे आदमी रखना पड़ता है? आप मेरे प्रश्न का जवाब दो। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि आज मेरे को पेशाब करने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, सो जाता हूँ पथारी में तो ऐसे पासा बदलने के लिए 24 घंटे मेरे साथ एक आदमी रहता है। मैं खून कर देता तो अपनी कोर्ट आजीवन कैद की सज़ा दे देता, फिर 20 साल तक तो छूटा दे देता है। तो मैंने एक जन्म के साथ ऐसा कौन सा कर्म किया कि आज भगवान मुझे इतनी सज़ा दे रहा है? मैं भगवान से लड़ाई करता हूँ कि तू पृथ्वी लोक में होएगा, कहीं भी होएगा तो तू देखेगे कि कनू टेलर को आज तूने ऐसा दिया। जब मुझे 2011 में पर मेरी सब सेवा को देखकर कि कनू टेलर, मेरे को तो किसी ने सरकार को पद्मश्री नहीं देते थे। चलो मैं कनू टेलर का फॉर्म भर के दिल्ली भेज देता हूँ। तो उसने मेरा फॉर्म भर दिया तो उसने देखा है तो गुजरात सरकार ने कनू टेलर का नाम दिया है तो फटाफट मेरे नाम के ऊपर
उसने मेरे को पद्मश्री अवार्ड जाहिर कर दिया। खुद ऑर्डर लेके मेरे पास आया। अच्छा। हाँ, और मुझे 1100 रुपया दिया अरे और बोला कि तूने मेरी इज्जत बढ़ा दी। मैं इतने साल तक मुख्यमंत्री बना, मैंने बहुत लोगों का रेकमेंड किया, पर कांग्रेस की सरकार ने मेरी सभी फाइल निकाल दी। तू ऐसा कैसा चमत्कार किया कि तेरी फाइल सिलेक्ट कर दिया? तो इसके लिए मैं खुद ऑर्डर लेके 25वीं जनवरी 2011 को 4 बजे ऑर्डर लेके आया था। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मैं जीवन में, मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, सिर्फ लड़ाई मैं करता हूँ राधा कृष्ण के पास। मैं लड़ाई करके उससे मांगता हूँ, भले मेरी कर्मों की सजा बहुत कठिन है। 24 घंटे मेरे साथ एक आदमी 2 आदमी रहते हैं। मैं कोई काम सोचता हूँ तो ये आदमी मेरे को देखते रहते कि कन्हू भाई अभी कुछ गलत काम करेगा। मेरे को जो लगता है ना सर, मेरे को ये लगता है कि ये आप एक जरिया हैं, आप एक दिव्य शक्ति हैं जो भगवान ने खुद बोला है। क्योंकि आप बोलते हैं ना कि आपने ऐसा क्या है जो भगवान ने आपको ये क्यों ऐसे करके बनाया है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं होते तो दिव्यांग लोगों के लिए इतना जो काम आपने किया है इतने सालों में कोई भी नहीं करता। आज की डेट में कोई भी आदमी, एक तो पहले लोगों के पास वक्त नहीं होता है, और अगर वक्त होता भी है तो वो लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। आज की डेट में आपने जिस हिसाब से इस चीज़ को किया है, क्योंकि मैं आपके स्कूल गया, मैंने आपके बच्चों को देखा, उनके मासूमियत को समझा, आपके टीचर्स हैं, आप हैं, आपके बच्चे हैं। एक एक आदमी इस स्कूल में, कोई भी हो, एडमिन वाला हो या कोई भी हो, इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से पेश करते हैं। आपके टीचर्स में देख रहा था वो भी दिव्यांग हैं, 2-3 टीचर्स में देख रहा था दिव्यांग है। बिल्कुल सही तो बात है। जिस हिसाब से वो लोग बात कर रहे थे, मैं ये देख पा रहा था कि एक गुरु और शिष्य के बीच में एक रिलेशन जो होता है वो कितना प्योर हो सकता है। और उससे मैं बहुत ज़्यादा मैं प्राउड फील करता हूँ कि आप जैसे लोग भारत देश में हैं और जिनकी कहानी हर जगह पर जानी चाहिए। इससे आपने आपने क्या सीख क्या मिली आपको? मैंने हॉस्पिटल भी बना दिया कि रिलायंस वाले ने मुझे हॉस्पिटल बना के दिया। रिलायंस वाले हॉस्पिटल में 5 करोड़ रुपया खर्च, मुझे चेक दिया था 1 करोड़ का। मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप हॉस्पिटल बना के दो। तो उसने 5 करोड़ रुपया खर्च करके हॉस्पिटल बनाया। आज हॉस्पिटल बन गई। हर महीने फ्री ऑफ चार्ज में दिव्यांगों का ऑपरेशन होता है। दिव्यांग न्यूज़ चैनल के माध्यम से कई कई देश राज्यों में से दिव्यांग ऑपरेशन करवाने के लिए आते हैं। अरे मुझे प्राउड होता है कि साउथ अफ्रीका से भी दिव्यांग लोग यहाँ पर आते हैं। आते हैं ऑपरेशन कराने के लिए। ठीक होने के बाद वो चला जाता है। साउथ अफ्रीका का न्यूज़पेपर में भी बहुत आया है, वो सामने मैंने एक कटिंग लगाया हुआ है। इतना लोग वहाँ से आते हैं दूर दूर से। मैंने ये भी देखा कि मैं जब सूरत से दिल्ली जाता हूँ बाय ट्रेन, तो हर स्टेशन पे दिव्यांग भीख मांगते हैं। फिर जहाँ कफन उड़ाया हुआ है तो मैं रेलवे स्टेशन से नीचे उतर जाता हूँ, फिर उसके पास जाता हूँ, फिर पुलिस को बुलाता हूँ कि कफन खोलो, दिव्यांग है। तो ये मेरा नाम सरनामा पूछते हैं। मैं पुलिस को पूछता हूँ कितने दिन से यहाँ पड़ा है, तो 3 दिन से पड़ा है। तो फिर मैंने उसको बोलता हूँ, उसको लावारिस लाश समझते दिव्यांग की आप अग्निदाह करवाओ। मैं बहुत रोता था, भगवान को बोलता था राधा को, अरे राधा तू कैसे दयालु थोड़ी है, तेरे में दया होती तो दिव्यांगों को यहाँ भीख मांगते 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 यहाँ ही मर जाते। तू कौन सी दया की देवी है? तुम राधा और कृष्णा सिर्फ प्रेम करने से तुमको दूसरा कुछ आता ही नहीं है। फिर मैंने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैं नर्मदा नदी के किनारे गए। मैंने 10 बीघा ज़मीन मुख्यमंत्री को बोला और 10 बीघा ज़मीन ले लिया। वहाँ मुख्यमंत्री आके शिलान्यास विधि किया। मैं वहाँ दिव्यांगों का
गरडा घर मीन्स भगवान का, प्रभु का ओल्ड एज होम बना रहा हूँ, जो विश्व में पहली बार दिव्यांगों का ओल्ड एज होम है। दिव्यांग का ओल्ड एज होम? ओल्ड एज होम क्यों ऐसे? पूरा तो विश्व में ये बहुत ओल्ड एज होम है। यहाँ बहुत है, सूरत में भी 15-20 है, पर दिव्यांग को कोई रखते ही नहीं है। ओल्ड एज होम में भी दिव्यांग लोगों का कोई एंटरटेन नहीं करते हैं? कोई रखते नहीं है। कोई रखना ही नहीं चाहता? मैं फ़ोन करता हूँ तो उस संस्था के प्रमुख कर्मचारी बोलते हैं कि सूरत में कन्हूभाई टेलर रखते हैं, वहाँ भेज दो आप। ये बात सुन के मुझे बहुत दुख होता था। फिर मैंने एक दिव्यांग का ओल्ड एज होम बनाने का नक्की किया। सूरत का एक पीके फाउंडेशन के केपी फाउंडेशन के चेयरमैन, तो उसने मेरे को 2 करोड़ दिया। ये 2 करोड़ मैं लेता हूँ। मुझे रेती कच्ची सीमेंट का कोई भाव मालूम नहीं है, और भरूच नर्मदा नदी के किनारे बनाने का है, तो ये 2 करोड़ का पैसा लोग खा जाएगा। उससे अच्छा 2 करोड़ का आप ही बना के दो। मेरी अच्छा, आपने कि आप ही बना के दो? मुख्यमंत्री के सामने बोला मैंने, तो वो सोच में पड़ गया कि मैं 2 करोड़ दे रहा हूँ, ये ले नहीं रहा है, ये डायरेक्ट मेरे को ही बोल रहा है। पापा दे दिया। तो ठीक है कन्हू भाई, हम पूरा नक्शा जोड़ दो, हम जैसे करेंगे ऐसा। उसने आज तक अभी तक 9-10 करोड़ तक खर्च कर दिया। 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। अभी बन रहा है, मुझे लगता है बाकी का 10 करोड़ खर्च होएगा। 20 करोड़ में ये रिसोर्ट टाइप का विश्व का पहला दिव्यांग घर, प्रभुનું घर बन जाएगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट डिसेबल्ड ओल्ड एज होम। ये मेरी जीवन की 71 की यात्रा यहाँ तक मेरी पूरी हुई है, राधा कृष्ण का आशीर्वाद से। मैं हर एक विकलांग में भगवान देखता हूँ। मैं मनोमन, यहाँ भी मेरे 400 बच्चे जब 12 बजे खाना खाता है, मैं जाता हूँ। विकलांग को खुश करने से, विकलांग की मदद करने से शनि देव का असीम कृपा होती है। जो आदमी दिव्यांग को खाना खिलाते हैं तो शनि देव उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि शनि देव खुद ही विकलांग एक पाँव से। तो मुझे मालूम है, मैं धर्म में बहुत मानता हूँ, मेरी श्रद्धा भगवान के ऊपर बहुत है। आज तक मेरे भगवान के साथ युद्ध करता रहता हूँ। एक बात बताइए सर, मतलब जो दिव्यांग नहीं है वो लोग क्या करते हैं कि किसी दिव्यांग को देखते हैं तो उनको एक नज़र से देखते हैं एज अ पिटी की तरफ से। ये लाचार है, ये बिचारो है, लाचार है। मेरे पास गजवा में 100 रुपया है तो 1 रुपया मैं उसको दे दूँ, वो लोग ऐसे समझते हैं। ये सोच कैसे बदल सकते हैं? ये सोच बदलने में बहुत टाइम लगेगा। ये सोच अपने विदेशों में नज़रिया बहुत अलग से देखते हैं। मैं भी 1 हफ्ते पहले अमेरिका जाके आया, मुझे वहाँ बहुत व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल सब मिली। तो मैंने कहा कि मेरे सूरत के, गुजरात के, भारत के दिव्यांगों के लिए आप स्टीमर में भेज दो। मैं एक भी पैसा नहीं लाया। मैं पैसा लेने के लिए अमेरिका गया ही नहीं था। मैं कभी भी किसी के पास पैसा नहीं मांगता हूँ। मैं राधा को और कृष्णा को बोलता हूँ, ये तेरी जिम्मेदारी है। मैं राधा को बार बार बोलता हूँ कि राधा, ये 400 बच्चों और मैं 401 को तू ले ले हमसे, हमको शांति मिलेगी। पर राधा ऐसा कुछ नहीं करती है। सब बच्चों को खाने की जिम्मेदारी राधा की है। आज मेरे वहाँ 13,000 रुपया में लाइन लगी है बच्चों को दाल भात शाक पूरी स्वीट और फरसान खिलाने के लिए। मैंने मेरे स्कूल के सभी बच्चों को 10 बार मैं हरिद्वार ले गया। भारत का एक भी मंदिर बाकी नहीं है। तिरुपति ले गया, रामेश्वर ले गया, सोमनाथ ले गया, द्वारका ले गया, डाकोर ले गया। गुजरात के एक भी मंदिर बाकी नहीं है। मेरा बच्चों ने, एक मुस्लिम बच्चे पहले दौर से पढ़ते थे तो यहाँ रोज़ा करता है, मैं करवाता हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम में नहीं मानता हूँ,
तो मैं उसको रोज़ा करवाता हूँ। 4 बजे उठ के मैं खुद उसको रोज़ा छोड़ाता हूँ और बोलता है बेटा कुछ चाहिए तो मुझे बोलना। तो बोले ठीक है। वो बाहर दौड़ पढ़ के आया, कॉलेज में एडमिशन लेने के था, रोज़ा था। तो मैंने कहा बेटा ते रोज़ा छोड़ा। तो बोल क्या करूँ मैं? बोले मैं मांगू वो देगा। मैंने कहा बेटा तू जो मांगेगा देगा। बोले मेरे माथे पे हाथ रखो। मेरे माथे पे हाथ रखा। बोल मैंने कहा क्या मांगेंगे? बोले मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मेरी एक इच्छा है कि मुझे मक्का मदीना ले जाओ। मैं सोच में पड़ गया कि मक्का मदीना में कैसे ले जाऊँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने प्रिंसिपल को बोला 1 हफ्ते के बाद, ऐसा मुस्लिम कितना लड़का लड़कियाँ है कि जो मक्का मदीना जा सके, उसका लिस्ट बनाओ। उसने लिस्ट बनाया तो बोले सर 15 बच्चे ऐसा है। मैंने कहा जो चल सके ऐसा कितना है? बोले 11 है। हमने बैठ के 11 बच्चों को पसंद किया। फिर मैंने 11 बच्चों को बोला आपके पास पासपोर्ट है बेटा? सर पासपोर्ट कहाँ से होएंगे? फिर मैंने पासपोर्ट ऑफिस से साहब को बोल के उनका पासपोर्ट करवाया। फिर मैं मक्का मदीना जाने के लिए बॉम्बे गए। उनके ऑफिस में गया तो लोग ने बोला कि हम दिव्यांगों को मक्का मदीना नहीं भेजते। मैंने कहा क्यों नहीं जाने देंगे? बोले उनके साथ उनकी बहन होनी चाहिए, उनकी मासी होनी चाहिए, उनकी काकी होनी चाहिए, उनकी फोई होनी चाहिए। कोई लड़कियां हो तो बुलाओ 11, तो हम 11 को वीज़ा देंगे। फिर मैं वापस सूरत आया, मीटिंग बुलाई सब बच्चों की, 11 बच्चों की। मैंने कहा तुम मेरी मासी फोई काकी सबका कौन आने वाले उसका लिस्ट बनाओ। फिर मैंने पूछा कि पासपोर्ट है? बोले पासपोर्ट नहीं है। फिर मैंने 11 लेडीज़ों का पासपोर्ट बनवाया। 11 लेडीज का लेडीज़ का पासपोर्ट। पासपोर्ट बनवाया। 22 हुआ। फिर ये लोगों को उठाने वाला चाहिए। 22 का हो गया। मैं बैठा था टेबल पे, राधा के सामने बोला राधा माँ ये सब झमेला मैं कैसे पूरा करूँगा? इतने में सूरत के बहुत पैसे वाले फारूक भाई पटेल मुझे मिलने के लिए आए। ये शुरुआत की बात करता हूँ। तो फारूक भाई आया तो मैंने कहा फारूक भाई मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बोले क्या हुआ करूँ भाई? फिर से मैंने कहा 11 बच्चों को मेरे को मक्का मदीना भेज रखा है उसके बहन मासी के साथ। बोले मेरे को क्या 22 पासपोर्ट दे दो ना, मैं हर साल 10-15 बच्चा को भेजता ही रहता हूँ। बोले सच्ची? बोले हाँ सच्ची। मैंने कहा पैसा नहीं है? बोले मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं धर्मात्मा करता रहता हूँ। मैं राधा को बोला माँ तू कौन से रूप में आती है मेरे पास? 22 आदमी का पासपोर्ट ले गए। उनके साथ उसका ऑफिस से 3 आदमी को उसने तैयार किया, उनका बेटे को भी उसने तैयार किया। वो कुल 25 के साथ 50 आदमी का काफिला तैयार हुआ। 50 आदमी 1 महीने के लिए मक्का और मदीना घूम के आए और एक विश्व का एक मेरे लिए सुकून बन के रहा कि चलो मेरे दिव्यांग बच्चे मक्का मदीना जाके आया। वहाँ सब लोग मेरे लिए कोई खजूर लाया, कोई झुनझुन वाला पानी लाया। सब झुनझुन वाला पानी लाके मुझे दिया और बोला कि ये पानी पीने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी अल्लाह सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैंने कहा कैसे बेटा? बोले ये पानी में चमत्कार है, हमने बहुत प्रार्थना की है आपके लिए, बहुत दुआ मांगी है, तो आज उनका दुआ का परिणाम है। और ये मेरी जीवन की बहुत खुशी का दिन आया था कि मक्का मदीना जाके आया। मुझे 2 करोड़ देने वाले थे तो आज 20 करोड़ मुझे दे रहे। मैंने उनका पैसा नहीं लिया हाथ में, उनके पास ही रहता है। उनने कमेटी बनाई, वही कमेटी आज घर
ओल्ड एज होम बना रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं होता है। मैं जो कहता हूँ ये सब राधा कृष्ण की कृपा से होता है। और अभी छेल्ली बात मैं बोलूँ आपको कि स्कूल हो गई, कॉलेज हो गई, हॉस्पिटल हो गई, तालीम सेंटर हो गया, रिहैब सेंटर हो गया, चैनल हो गई, सब कुछ हो गया। प्रभु का घर ओल्ड एज होम बन गया। भगवान मुझे शक्ति देगा तो मैं दिव्यांगों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ। वो यूनिवर्सिटी बन जाए तो भारत में जितने भी दिव्यांग हैं, आज मैं जानता हूँ तब तक 2-2.5 करोड़ दिव्यांग आज भी है। तो ये बच्चे यहाँ पढ़ जाए तो एक भी बच्चा भीख नहीं मांगेगा और एक भी बच्चे का बिना ऑपरेशन से उनकी विकलांगता दूर हो जाएगी। भारत में एक भी विकलांग नहीं रहेगा जैसा सूरत में है। आज कोई सूरत में दिव्यांग, सूरती दिव्यांग को लेके आए तो मैं 1 लाख रुपया देना चाहता हूँ कि लाओ मेरा कोई दिव्यांग लाओ मेरे पास, तो 1 लाख रुपया ले जाऊँ, क्योंकि मैं दिव्यांगों को पढ़ाना चाहता हूँ। आज मैं गली गली से दिव्यांगों को, मेरे पास 5 बस है। ये 5 बस में से सब सुबह 7 बजे जाती है, 9:15 बजे आती है, झुपड़ा में जाती है, उठा के लाती है। क्योंकि मेरे मन में यही है, दिव्यांग सेवा ये प्रभु सेवा होती है। मैंने कहा न कि दिव्यांग की सेवा करने से शनि देव से सब लोग घबराते हैं। मैं शनि देव से नहीं घबराता हूँ। शनि देव मुझे लगता है मेरे से अभी घबराने लगा है कि आज इतना दिव्यांग को पढ़ाया तो शनि देव ये स्कूल में आते हैं और मेरी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मुझे आप लोगों को आज आप आशीर्वाद देना। यूट्यूब चैनल आपकी चल रही है तो यूट्यूब चैनल के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप जहीं भी होगे, कहीं भी होगे, तो मेरे लिए प्रार्थना करना। और मेरे कार्य के लिए मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपका लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप आशीर्वाद देते रहना, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता। आप पढ़े, आपने अपने दिव्यांगता को पीछे रखा। आप 9 दिन के लिए बाहर गए थे, आप 9 महीने में वापस आए। आपने प्रिंटिंग प्रेस चालू की, बहुत बड़े बड़े मंत्रियों से मिले आप। आपकी जो स्ट्रगल है वो साथ में हमेशा रही है आपके, लेकिन आपने उस स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं समझा। आपने उसको चेंज किया, आप आगे बढ़े और आपने एक जो डिसेबिलिटी है उसको डिसेबिलिटी नहीं, आपने उसको ऐसा चेंज किया कि आज पूरी दुनिया आपको जानती है। ऐसे लोग हमारे भारत में हैं, आप जैसे हैं, इसीलिए हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। मैं अब हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शत प्रणाम करता हूं कि आपने इतना कुछ हमारे लिए किया है। हमारे लिए नहीं, ये एक सोचने की बात है, ये एक समझने की बात है कि आप जैसा व्यक्ति जब इतना कुछ कर सकता है तो बाकी लोग तो क्या क्या और कर सकते हैं, ताकि आपकी ये जो मुहिम है, ये जो एक पर्टिकुलर आपने जो प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं दिव्यांग के लिए कुछ करूँगा, तो उसमें सपोर्ट करके और कितने ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें एक इक्वालिटी के टाइम पे हम लोग उसको देख पाएंगे। तो मेरा सर बहुत बहुत आपको प्रणाम किया, आपने इतना कुछ किया, धन्यवाद आपका कि आप हमारे शो पे आए। श्रीकांत भाई, आप इतने दूर से आए। 10 दिन पहले आपने मेरा साथ बात किया था और आप आ भी गए। मैं इतना खुश हूँ कि श्रीकांत भाई आप धार्मिक है, बेटा जैसा। भगवान करे आप मेरा बेटा बन के रहो और मेरे साथ आप जुड़ जाओ। मुझे श्रीकांत भाई आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। पैसा मैं ला के दे दूँगा पर आप मेरा दिव्यांगों की एक यूनिवर्सिटी का सपना है, उस सपना पूरा करने में मदद करो।
यही मेरी आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं और क्या बोलूँ आपसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल।